आहार, विहार और व्याधियों में पांचभौतिक चिकित्सा का विचार कैसे करें या पांचभौतिक चिकित्सा जो है, उसका उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं? तो देखो, पांचभौतिक चिकित्सा मतलब क्या? कि पंचमहाभूत जो है, वो पंचमहाभूतों को लेकर बनाई गई चिकित्सा पद्धति। अब पंचमहाभूत ही क्यों लेने हैं? क्योंकि देखो, तो हम जब भी कभी संहिता पढ़ते हैं, तो संहिता में हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं, वो वातज, पित्तज, कफज, ये जो दोषज प्रकार है, फिर चाहे वो द्वंद्वज हो, सन्निपातिक हो या फिर एकल हो, उन सभी के कॉम्बिनेशन में ही हमें सारी व्याधियों का, सारी चीज़ों का वर्णन मिलता है। तो वात, पित्त और कफ ये जो 3 दोष हैं, हम अगर चिकित्सा करने जाएँगे, तो उसमें भी क्या होता है कि कफ दोष जो है, कफ दोष में हम जानते हैं कि वो महाभूतों से भी बना हुआ है। तो महाभूतों के प्राधान्य में पृथ्वी और आप महाभूत जो है, उनका प्राधान्य उसमें दिखता है हमें। अब ये पृथ्वी और आप महाभूत से कफ बना हुआ है, तो कफ में शायद पृथ्वी महाभूत की भी वृद्धि हो चुकी होगी या फिर आप महाभूत की भी वृद्धि हो चुकी होगी, जिसके कारण कफ की वृद्धि हमें दिखाई दे रही है। अब ये वृद्धि जो है, वो पृथ्वी महाभूत जन्य है कि आप महाभूत जन्य है, वो हमें अगर नहीं समझ में आया, तो फिर हम चिकित्सा करते समय हमेशा ड्युअलिटी में रहेंगे या फिर चिकित्सा करने में सही तरह से चिकित्सा कैसे करनी है, इसके बारे में हमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसीलिए 3 दोषों की जगह पर उसको अगर हम और सूक्ष्मता से देखेंगे, तो पंचमहाभूतों के ऊपर हम आ जाते हैं। क्योंकि पंचमहाभूतों से ही तो पूरे जगत की उत्पत्ति हुई है। आहार जो है, वो भी पंचमहाभूतात्मक है, विहार भी पंचमहाभूतात्मक है और व्याधियाँ भी पंचमहाभूतात्मक है। सबसे पहले अगर हम आहार के बारे में देखेंगे, तो आहार जो है, उसमें भी लघु अन्न है, गुरु अन्न है, स्निग्ध है, रुक्ष है। तो इस तरह से जो आहार के वर्गीकरण किए गए हैं या फिर किसी भी आहारीय द्रव्य को हम देखते हैं, तो वह आहारीय द्रव्य कौन से महाभूत प्राधान्य से बना हुआ है, ये हम पता कर सकते हैं। अब ये पता कैसे करें? क्योंकि ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, उसमें तो कहीं पर भी जो गेहूँ है या फिर चावल है या फिर कोई फल-सब्ज़ी है, तो ये सारी चीज़ें कौन से महाभूत से बनी हुई हैं, ये तो वहाँ पर दिया नहीं है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन से महाभूत का इसमें प्राधान्य है? तो हमें उस चीज़ को पता करने के लिए महाभूतों से भी सूक्ष्म की तरफ जाना है। अब ये जो महाभूत है, तो सुश्रुत संहिता में हर महाभूत के कौन से गुण हैं वो दिए हैं। चरक संहिता में भी हर महाभूत के कौन से गुण दिए हैं, कौन से गुण हैं वो दिए हैं। अब उन गुणों को हम अगर पहचानने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता चलता है कि किसी भी आहारीय द्रव्य के बारे में जहाँ पर भी वर्णन आया हुआ है, वहाँ पर उसके गुणों का भी वर्णन आया हुआ है। अब ये जो गुण हैं, तो कौन से महाभूत के कौन से गुण हैं, वो वहाँ पर दिया है। उसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि ये जो द्रव्य है, इसमें कौन से महाभूत का प्राधान्य है और फिर उस महाभूत प्राधान्यता को या तो हमें बढ़ाने के लिए यूज़ करना पड़ेगा या फिर किसी संप्राप्ति को घटाने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो उस तरह से जैसे मान लो कि कहीं पर धातुओं का क्षय हुआ है, तो धातुओं का क्षय हुआ है मतलब ही वहाँ पर आकाश और वायु महाभूत जो है, इनका प्राधान्य है और पृथ्वी और आप महाभूत जो है, इनका ह्रास हुआ है। तो इस तरह से धातु क्षय जो है, उसको हमें ठीक करने के लिए पृथ्वी और आप महाभूत प्रधान जो द्रव्य है, उन द्रव्यों का हमें यूज़ करना है। लेकिन वह द्रव्यों का यूज़ करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पर धात्वग्निमांद्य, जाठराग्निमांद्य है कि नहीं? वो गुरु पदार्थ का सेवन कर सकते हैं कि नहीं? ये हमें देखना पड़ेगा। इसीलिए वहाँ पर तरतम भाव से कौन-सा गुरु पदार्थ कितने प्रकार का या फिर कितने
लेवल का गुरु पदार्थ उसका धात्वग्नि, उसका जठराग्नि पचा सकता है, उसके हिसाब से हमें वहाँ पर सोचना पड़ेगा। ये बिना सोचे एक जनरल गाइडलाइन के हिसाब से जब हम पेशेंट को पथ्य बताते हैं, तब हम बहुत सी बार उनके अग्नि का परीक्षण किए बिना, उनके धात्वाग्नि का परीक्षण किए बिना, उनके भरण, पोषण, उत्सर्जन प्रक्रिया को देखे बिना हम वहाँ पर डाइट सजेस्ट कर देते हैं जनरल, और फिर पेशेंट को वो डाइट शुरू करने के बाद उसको पेट में भारीपन हो रहा है या फिर खट्टी डकारें आ रही हैं या फिर उसको ठीक नहीं लग रहा है, उसका आलस बढ़ने लगा है, उसकी मल प्रवृत्ति में फ़र्क पड़ने लगा है, उसकी मूत्र प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। ऐसे अलग-अलग सिम्पटम्स दिखना शुरू हो जाता है। जो सिम्पटम्स क्यों आए हैं, वो हमें समझ में नहीं आता। फिर हमें शायद लगता है कि हमने जो उनको दवाइयाँ दी थी, वो दवाइयों को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। फिर हम दवाइयों को चेंज करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उसके आहार में जो हमने सजेशंस दिए थे, उसके बारे में सोचना रह जाता है। इसीलिए पांचभौतिक चिकित्सा में जब भी कभी हम विचार करेंगे, तो आहार का विचार भी पांचभौतिक दृष्टिकोण से हमें करना है, और पांचभौतिक के जो हमारे सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में हमें टिक करते जाना है कि ये स बारे में मैंने सोचा है क्या? ये बारे में मैंने सोचा है क्या? और फिर अगर हम वो उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं। अब विहार जो है, वो भी पांचभौतिक होता है। अब विहार कैसे पांचभौतिक होता है? तो देखो, दिवा-स्वाप करने से कफ की वृद्धि होती है, हमें शरीर में भारीपन महसूस होने लगता है। इसका मतलब ही क्या है कि कफ की वृद्धि होती है, मतलब ही वहाँ पर गुरुता युक्त पृथ्वी और आप महाभूत जो है, उनकी वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। कभी-कभी हम व्यायाम करते हैं, तो व्यायाम करने के बाद हमें लाघवता महसूस होने लगती है। तो लाघवता या लघुता उत्पन्न होती है, मतलब ही वहाँ पर आकाश और वायु महाभूत जो है, इनकी वृद्धि होने लगी है। जब कभी हम भस्त्रिका, कपालभाति जैसी क्रियाएँ करते हैं योग में, तब हम जाठराग्नि की वृद्धि करते हैं, तो वहाँ पर तेज महाभूत जो है, वो तेज महाभूत की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। तो विहार जो है, उसमें भी गुरुता, लघुता, मंदता, स्थूलता, ये जो सारे गुण हैं, वो गुण बढ़ाना या घटाना होता है। इसीलिए वो विहार जो है, वो भी पांचभौतिक होता है। अब पांचभौतिक दृष्टिकोण से जब भी कभी हम रुग्ण की चिकित्सा करते हैं, तो रुग्ण को वो कहाँ रहता है, इसके बारे में ज़रूर पूछते हैं। जो भी रुग्ण आपके पास आते हैं, वो रुग्ण अगर कोस्टल लाइन की तरफ, समुद्र के पास वाले जो किनारे हैं, वहाँ पर रहने वाले एरिया से अगर कोई रुग्ण आपके पास आता है, या फिर कोई रुग्ण जो समुद्र किनारे समुद्र के पास वाला जो एरिया है, वहाँ पर ट्रिप के लिए, घूमने के लिए गया है, और वहाँ से आने के बाद अगर उसको कुछ सिम्पटम्स या साइन्स दिखाई देना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब ही ये है कि समुद्र के आसपास वाला जो एरिया है, वहाँ पर विहार करना उसके लिए व्याधि बढ़ाने का रीज़न बन गया। अब इस विहार में था क्या? तो जो हमने क्षार और अम्ल सिद्धांत सीखा है, उसमें से ही क्षारीयता प्रधान भाग वो रहता है। जो समुद्र के आसपास वाला एरिया है, तो बार-बार समुद्र से जो हवाएँ आती हैं, वो क्षारता प्रधान हवाएँ होती हैं, और उनके कारण समुद्र के आसपास वाला जो एरिया है, वहाँ पर क्षारता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये जो क्षारता बढ़ गई है, वो क्षारता का परिणाम वहाँ की भूमि में, वहाँ के पानी में, वहाँ की वनस्पतियों में, वहाँ की हर चीज़ में मौजूद होता है। तो जब भी कभी हम वहाँ घूमने जाते हैं या फिर हम वहाँ पर रहते हैं, तो हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। और इसी के कारण अगर हमारे शरीर में पहले से ही क्षारीय गुणधर्म की वृद्धि है और सिर्फ उसको बल नहीं है, इसलिए वो व्याधि में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसी जगह पर जाने के बाद समान से समान वृद्धि होने के कारण उनको क्षारीयता की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। और ये जो क्षारीयता की वृद्धि होती है, इसी के कारण उनको अलग-अलग व्याधियाँ होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी आपकी ट्रिप गई है, कभी घूमने गए हैं, तो बहुत सारे लोगों को ऐसे कोस्टल एरिया में घूमने के बाद या वहाँ से आने के बाद
उनको चिकन पॉक्स होना बहुत से लोगों को देखा जाता है। तो ये चिकन पॉक्स होना मतलब ही क्या है? तो ये होना मतलब ही आपके शरीर में जो क्षारीय उष्णता थी, उसको ताकत मिल गई और उसको व्याधि निर्माण करने के लिए चांस मिल गया और इसी के वजह से उनको वो होना शुरू हो गया या फिर हर्पेज़ जो है, वो भी होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए भी रीज़न ये रहता है कि आप भले ही 4 दिन के लिए घूमने चले गए हो, लेकिन वो 4 दिन का जो विहार था, वो विहार ने आपके शरीर के ऊपर इतना इम्पैक्ट कर दिया कि आपके शरीर में जो दबकर बैठा हुआ व्याधि था, वो अपने स्वरूप में आ गया। उसने शरीर ने वो उष्णता बाहर निकालने के लिए वो व्याधि को व्यक्त स्वरूप दे दिया। तो इसीलिए जब भी कभी हम विहार का विचार करेंगे, तब भी हमें पांचभौतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे, तो रीज़न्स ढूँढना, उसकी चिकित्सा किस तरह से करनी है, इसका एंगल जो है, वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। उसके साथ ही में व्याधियाँ जो हैं, तो व्याधियों में भी ऐसे ही होता है। बहुत सी बार बहुत सारे व्याधियों में क्या चिकित्सा करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है, वो समझने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसके लिए हमें वो महाभूतों के साथ या फिर गुणों के साथ या फिर भरण-पोषण उत्सर्जन प्रक्रिया के साथ या फिर कौन से मास में कौन-सा धातु गर्भावस्था में बना हुआ था, उसकी हिस्ट्री लेने के बाद वो व्याधि के लिए हमें किस तरह से अप्रोच रखना है, हमें चिकित्सा किस तरह से करनी है, उसके लिए गाइडलाइंस मिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए व्याधियों के बारे में सोचते समय हम पांचभौतिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से अगर जाएँगे, तो व्याधि को बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं, उसकी संप्राप्ति को समझ सकते हैं और अगर एक बार संप्राप्ति समझ में आ गई, तो चिकित्सा करना ये बहुत आसान काम हो जाता है। व्याधियों में अगर मान लो कि हम कहीं पर कुष्ठ लेते हैं, तो कुष्ठ में भी कहीं-कहीं पर रुक्षत्व, शुष्कत्व वाले कुष्ठ भी रहते हैं। कहीं-कहीं पर स्राव का बहुलता होने वाले या फिर कंडू बहुल होने वाले ऐसे जो कुष्ठ है, उसके भी प्रकार मिलते हैं। तो जहाँ पर स्रावता है, जहाँ पर शोथ का प्राधान्य है, जहाँ पर वहाँ पर पूयोत्पत्ति वगैरह हो गई है, ऐसी जगह पर वहाँ पर द्रवत्व ज़्यादा बढ़ गया है। द्रवत्व ज़्यादा बढ़ने के कारण वहाँ पर स्राव की उपलब्धि हो रही है। इसका मतलब ही वहाँ पर आप महाभूत जो है, उसका प्राधान्य है, पृथ्वी महाभूत का भी साथ में प्राधान्य है। अब आप और पृथ्वी महाभूत जहाँ पर बढ़े हुए हैं, तो उनका विघटन हमें करना है। अब जब भी कभी हम विघटन करते हैं इनका, तो विघटन करने के लिए हमें पता है कि पंचमहाभूतों की उत्पत्ति जो है, वो आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, वायु से तेज की उत्पत्ति होती है, तेज से आप की और आप से पृथ्वी की। तो इसी तरह से जैसे उत्पत्ति होती है, इनका विनाश भी उसी सीक्वेंस में होता है। यानी पृथ्वी महाभूत जो है, वो जल महाभूत में विलीन होता है, जल अग्नि में विलीन होता है, अग्नि वायु में विलीन होता है और वायु जो है वो आकाश में विलीन होता है। तो जिस सीक्वेंस में ये बनते हैं, उसी सीक्वेंस में इनका ह्रास भी होता है। अगर वहाँ पर स्त्रावी कुष्ठ है, तो वहाँ पर पृथ्वी और आप का प्राधान्य है। अब अगर पृथ्वी महाभूत का विलयन करना है, तो वो विलयन करने के लिए हमें आप महाभूत की ज़रूरत है। लेकिन आप महाभूत भी वहाँ पर बढ़ा हुआ है, तो उसका विलयन करने के लिए हमें तेज महाभूत की ज़रूरत है। तो उष्णोदक जो है या फिर उष्ण स्वरूप का जो द्रवता प्रधान क्वाथ है, उसका यूज़ अगर हम करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले पृथ्वी का विघटन होना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे-धीरे वहाँ पर गुरुता जो है वो कम होने लगेगी। फिर उसके बाद में वो जो है उस ट्रीटमेंट को आगे लेकर जाने के लिए हम फिर स्राव का शोषण करने वाले, द्रवत्व का शोषण करने वाली ऐसी दवाइयों का यूज़ करना शुरू करेंगे, तो उसके बाद में आप महाभूत जो वहाँ पर बढ़ा हुआ है, उसका विलयन, विघटन होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पर तेज महाभूत का यूज़ करने के कारण वहाँ पर जो लोकल स्वरूप का
मांद्य हुआ है, अग्नि का मांद्य हुआ है, वो भी ठीक होने लगेगा। वहाँ पर अगर स्राव बहुल है, तो फिर तेज महाभूत के पहले वाला जो वायु महाभूत है, उसका यूज़ करना शुरू करेंगे, उसके गुणों की दवाइयों का यूज़ करना शुरू करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पर जो स्राव है, उनका शोषण करने का काम जो है, वो वायु महाभूत ने शुरू किया है। जब ये शोषण होना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पर जहाँ पर स्रोतोरोध हुआ है, जिसके कारण नरिशमेंट आगे नहीं पहुँच रहा था, सिराओं के कर्मों में हानि आ रही थी, तो इन स्रोतों को फिर से खोलने का काम जो है, वो आकाश महाभूत करेगा। तो इस तरह से जो व्याधि में जो संप्राप्ति है, उस संप्राप्ति को हम विघटन करते वो संप्राप्ति को हम ठीक कर सकते हैं। अब हमें ये क्वेश्चन आएगा कि बोलने के लिए तो बहुत आसान है कि पृथ्वी महाभूत को ठीक करने के लिए आप और तेज महाभूत का यूज़ करो। आप महाभूत के लिए तेज महाभूत का यूज़ करो, तेज के बाद फिर वायु का यूज़ करो। लेकिन ये लाए कहाँ से? क्योंकि हमें सृष्टि में तो कहीं कोई ऐसा महाभूत मिलता नहीं है कि हाँ बाबा ये वायु महाभूत है, ये तेज महाभूत है। तो इसको यूज़ कैसे करें हम रुग्णों में? तो उसको यूज़ करने के लिए हमें वनस्पतिज, प्राणिज, खनिज जो द्रव्य हैं या फिर हमारे पास जो कल्प है, उन कल्पों का यूज़ करना चाहिए। अब ये कल्पों में कहाँ लिखा हुआ है कि ये कौन से महाभूतों से बना हुआ है या फिर ये कौन से महाभूत प्रधानता का है? तो ये समझने के लिए हमें हर कल्प या हर द्रव्य जो है उसका रस कौन-सा है, वीर्य कौन-सा है, इसके बारे में जानना है। जब हमें पता चलेगा कि कोई द्रव्य जो है वो तिक्त रसात्मक है, तो हमें पता चलेगा कि तिक्त रसात्मक अगर ये द्रव्य है, तो तिक्त रस जो है वो आकाश और वायु महाभूत जो है इनके प्राधान्य से बना हुआ है। तो तिक्त रस जो है उसका यूज़ अगर हम वहाँ पर करेंगे, तो वो स्राव का शोषण भी करेगा और स्रोतोसोम का मार्गावरोध जो है उसको खोलने का भी काम करेगा। तो ये तिक्त रस प्रधान द्रव्य यूज़ करना मतलब ही वहाँ पर वायु और आकाश महाभूत का यूज़ करना। अब इस एंगल से अगर हम तिक्त रस की तरफ देखना शुरू करेंगे, तो हमें तुरंत पता चलेगा कि तिक्त रसात्मक द्रव्य जो है वो वहाँ पर किस तरह से काम करेंगे। और इसी तरह से हम जो चिकित्सा कर रहे हैं, वो चिकित्सा में हमें सक्सेस मिल सकता है। अब इसी तरह से आपको हर व्याधि को, हर विहार को, हर आहार को देखना शुरू करना है। जब हम ये देखना शुरू करेंगे, शुरू-शुरू में तो हमें तकलीफ होगी, लेकिन जैसे ही हम ये प्रैक्टिस करते जाएँगे, तब जब भी कोई रुग्ण आपके सामने आएगा, तो वो रुग्ण में आपको वो पंचमहाभूत और गुण जो है, वो दिखना शुरू करेंगे और वो सूक्ष्मता जब आपके पास आने लगेगी, तो आपको चिकित्सा में बहुत जल्दी सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा।